हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स टाइप्स ऑफ कोलॉइड स्टडी किया था। तो आज हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ कोलॉइड एंड प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड, ये दो टारगेट रख के चल रहे हैं, दो कोलॉइडल्स की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने की। तो प्रिपेयर कैसे किया जाएगा कोलॉइड्स को? बेसिकली दो कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, दो टाइप्स रादर आई शुड से। एक टाइप है डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होगा, कोई बड़े साइज़ का पार्टिकल होगा, उसको तोड़ के डिसइंटीग्रेट करके हम शायद कुछ कोलॉइड बनाएंगे। और एक कंडेंसेशन मेथड है जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंडेंस करके किसी तरह से कोलॉइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में अगर मैं देखूं तो मेरे पास तीन तरीके हैं कोलॉइड बनाने के। एक है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, एक है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है अगर ये एक ही पढ़ा दूं तो सही है, बट चलो बाकियों के बारे में भी बात कर लेता हूँ। 99% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पेप्टाइजेशन। ये तीन बेसिकली मेरे पास आते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में। कंडेंसेशन मेथड में मेरे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस टाइप की हैं, कुछ रिडक्शन रिएक्शंस हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कह देता हूँ रादर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन सॉल्वेंट एक्सचेंज प्रोसेस है, या कुछ एक दो और टाइप्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या है? तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन को देखें आप, ये बड़ा आसान है। गेहूं का मुझे आटा बनाना है, व्हाट आई शुड डू? एक चक्की पे जाऊंगा, वो क्या करेगा, दो अपोजिट रोलिंग स्टोन्स होंगे, उन दो अपोजिट रोलिंग स्टोन्स के बीच में उसको क्रश कर देता है। और फिर जैसे साइज़ का मुझे फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, मैं उस पर्टिकुलर साइज़ का उसको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, वो अपनी सीव्स को वैसे ही सेट करता है, एंड देन मुझे वो उस गेहूं को पीस के आटा बना के दे देता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का, जहाँ पे दो अपोजिट रोलिंग स्टोन्स होंगे। ये दो अपोजिट रोलिंग स्टोन्स हैं, इनके बीच में मैंने वो ग्रेन्युलर सॉलिड रख दिया और यहाँ साइड में सीव लगा दी, छलनी, जिसका पोर साइज़ 1-2000 नैनोमीटर के बीच में कोई सेटल्ड है। तो ये पार्टिकल्स जो बड़े साइज़ के थे, ये क्रश्ड होके यहाँ से बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद मैं उसको डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स करूँगा, तो वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम मिक्स होके मुझे कोलॉइड बनाएंगे। ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन था। सेकंड देखें, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इसका एक और भी बड़ा पॉपुलर नाम है ब्रैडिग मेथड। नॉर्मली मेटल्स के कोलॉइड बनाने में ये हेल्पफुल रहता है। जैसे देखिए, आप क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डिस्पर्शन मीडियम ले लेता हूँ, जिस मेटल का मैं बनाना चाह रहा हूँ कोलॉइड, उसकी दो रोड्स ले लेता हूँ, और यहाँ से बहुत हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कूलिंग एजेंट्स रखता हूँ, बर्फ़ समझ लीजिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कूलिंग शो कर पाए इमीडिएटली। जब यहाँ से हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा, तो ये जो मेटल की रोड मैंने ली है, इसको एटोमाइज़ कर लूँगा। यहाँ पे वो गैसियस सिल्वर के वेपर्स जो बनेंगे, वो इमीडिएटली कंडेंस होंगे कूलिंग की वजह से, रिजल्टिंग ये पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज़ की फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट करेगा। और डिस्पर्शन मीडियम आपने ऑलरेडी ले ही रखा था। ये इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल के हम उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, और डिसइंटीग्रेट करके इमीडिएटली कंडेंस करेंगे। ब्रैडिग मेथड जो कोलॉइड बनाने का एक पर्टिकुलर टेक्निक हो सकता है। और लास्ट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, पेप्टाइजेशन। एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इस पे हमें फोकस करना है। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर यहाँ मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट पड़े हैं। थोड़ी देर में कोई और प्रेसिपिटेट भी लूँगा। अभी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को लेके मैं चल रहा हूँ। ये मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स जमा हो रखे हैं, और नीचे सेटल्ड हैं। ये ऊपर कोई लिक्विड सॉल्वेंट टाइप का सीन है, पानी समझ लो, कुछ और समझ लो।
ये किसी तरह से आपने लैब के अंदर प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठा दिए हैं। ये मैं बता रहा हूँ फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं इसके अंदर थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड पास करता हूँ। फेरिक क्लोराइड FeCl3, जहाँ पे ये फेरिक आयन प्रेजेंट हैं। वो जैसे ही मैं एक पिंच फेरिक क्लोराइड का डालता हूँ, ए स्मॉल अमाउंट, ध्यान से सुनिएगा, ए स्मॉल अमाउंट जब मैं फेरिक क्लोराइड का डालूंगा यहाँ पे, तो ये जो पर्टिकुलर फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, एक प्रेसिपिटेट को फोकस करें, ये अपने ऊपर उन Fe3+ आयंस को एडजॉर्ब कर लेता है। कौन से आयन को एडजॉर्ब करेगा? मैंने तो 2 डाले थे। मैंने तो एक Cl- भी डाला था, फेरिक क्लोराइड एक्चुअली डाला था। तो जो कॉमन आयन है वो जनरली उसको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। रिजल्टिंग इस टेस्ट ट्यूब का, और अगर मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं आपको तो क्या हो जाएगा, देखें आप, ये आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के वो मॉलिक्यूल्स थे जो एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। अब इनके ऊपर वो Fe3+ आयन आके एडजॉर्ब हो गया है सभी के ऊपर, और जैसे ही वो एक मॉलिक्यूल पे एडजॉर्ब हुआ, दूसरे पे एडजॉर्ब हुआ, तो उन मॉलिक्यूल्स का जस्ट एक कुछ चार्ज्ड पार्टिकल टाइप का नेचर हो गया। जैसे ये अब एक चार्ज्ड पार्टिकल टाइप का नेचर हो गया है, और ये दोनों एक दूसरे को, ये सभी एक दूसरे को रादर रिपेल करने लग गए हैं। जो पहले एक कोने में इकट्ठे होके सुस्त होके पड़े थे, वो अब फैल के पूरे सिस्टम में रादर चले गए हैं। ये लेवल अब जो वाटर का मैं दिखा रहा था या सॉल्वेंट का यहाँ तक सीमित कर रहा था, वो अब पूरे सिस्टम में चला गया है, और इस तरह से ये FeOH थराइस सभी पूरे सिस्टम में फैल चुके हैं, एक चार्ज्ड पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सी वेरी 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 केयरफुली, ये इस तरह से वो FeOH थराइस अब पूरे सिस्टम में, जो एक कोने में दुबके पड़े थे, अब वो पूरे सिस्टम में फैल गए हैं। और कंसिडर ओनली दिस पर्टिकुलर चार्ज्ड पार्टिकल, या ये जो आपका एक चार्ज्ड पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आपका अंदर FeOH थराइस था और इसके बाहर ये Fe के आयंस एडजॉर्ब हो गए, और फिर ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, आसपास और चिपके हुए नहीं है FeOH थराई। मतलब अब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल्ड नहीं है, रादर पूरे उसमें आयन की फॉर्म में फैले हुए हैं। ये आपका पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है। ऐसे समझ लो वो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल यहाँ पे आपने इकट्ठा रख रखा था, कोएगुलेट कर रखा था। तो कोएगुलेट कर रखा था तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल्ड था, ये कोलोइडल का करैक्टर नहीं है। अब जब आपने उसमें फेरिक क्लोराइड डाला है, तब ये सब अलग अलग होके एक इंडिविजुअल पार्टिकल 1-2000 नैनोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ कोलोइड। और ये जो टेक्निक है, यही टेक्निक है पेप्टाइजेशन। इसी टेक्निक को बोलते हैं हम पेप्टाइजेशन। एक और एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूँ। एक चीज़ और देखिए, अभी इसी को देखें, Fe3+ यहाँ पे चला गया सरफेस पे, तो Cl- भी तो डाला था, वो कहाँ होगा? वो यहीं कहीं सिस्टम में घूम रहा होगा, यहीं कहीं सिस्टम में घूम रहा होगा। क्या होगा अगर मैं फेरिक क्लोराइड ज़्यादा डाल देता? अभी मैं बार बार बोल रहा था कि एक पिंच ऑफ फेरिक क्लोराइड डाला। क्या होगा अगर मैं फेरिक क्लोराइड ज़्यादा डाल देता? क्या ये वापस कोएगुलेट हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? वो आने वाली स्टोरीज़ में हम समझते रहेंगे। अभी ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड मैंने डाला था। चलिए अगले एग्जाम्पल पे इसी बात को मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेप्टाइजेशन का ही केस लेके चल रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में चौड़ी करके दिखा रहा हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स ले रखे हैं। मतलब ये सिल्वर आयोडाइड AgI
के प्रेसिपिटेट ले रखे हैं, नीचे सेटल्ड है, ऊपर ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है। डिस्पर्शन मीडियम भी नहीं कहना चाहिए, अभी सॉल्वेंट है कोई भी जी, पानी समझ लो, उसी में सिल्वर आयोडाइड मैंने नीचे प्रेसिपिटेट किए, किसी भी तरीके से किए होंगे। अब मैं इसके अंदर KI डाल रहा हूं, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होगा, जैसे ही मैं पिंच ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यहां पे डालूंगा तो इस सरफेस पे ये सिल्वर आयोडाइड का आपका वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिखाया मैंने, उसके सरफेस पे I नेगेटिव एडजॉर्ब हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, ऐसे ही तीसरे पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। मतलब अब ये इकट्ठे नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, ये सब एक दूसरे को रिपेल करके दूर हो जाएंगे। रिजल्टिंग क्या होगा, अब ये सारे के सारे जो AgI होंगे KI डलने के बाद, वो सब इस सिस्टम में दूर दूर फैल जाएंगे। क्योंकि सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अभी कई सवाल उठ रहे होंगे, इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, तो वो कहीं ये नेगेटिव भी स्टेबलाइज हो रहा है, आप चिंता मत करें। आपको दिखाई नहीं दे रहा एक अलग बात है, हमें दिखाई नहीं दे रहा वो अलग बात है। ये K+ भी डाल रहे हैं जो इसके सराउंडिंग में होंगे, जो इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे, बट ये श्योर है कि अब ये इकट्ठे नहीं होने वाले। इसका नेगेटिव क्लाउड, इसका नेगेटिव क्लाउड, इसका नेगेटिव क्लाउड, सब रिपल्शन करके पूरे सिस्टम में फैल जाएगा। अब ये जो पार्टिकल्स नए बने हैं ये 1-2000 नैनोमीटर साइज़ में दूर दूर एग्जिस्ट करते रहेंगे, और इस तरह से ये पेप्टाइजेशन आपको एक कोलॉइड बना के देगा। आप और ज़्यादा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है ये कोई चार्ज पोजेस किए हुए है, नेगेटिव चार्ज। स्टेबलाइज कैसे हो रहा है वो एक अलग कहानी है, बट चार्ज तो लिए ही हुए है। पिछला केस याद करो, FeOH थराइस का जो क्रिस्टल था उस पे Fe3+ के आयंस सरफेस पे आए हुए थे, मतलब उसका डिस्पर्स्ड फेज भी कोई चार्ज लिए हुए था, वहाँ कैटायनिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए था, जबकि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज नेगेटिव चार्ज लिए हुए है। यहाँ पे ये बात ध्यान रख के चलना कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम पे चार्ज होता है। जो डिस्पर्स्ड फेज पे चार्ज आता है, उस डिस्पर्स्ड फेज पे चार्ज आने की ये बड़ी वजह है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट कोलॉइड उस डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पे चार्ज क्रिएट होता है ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। अगर कहीं मैंने यहाँ पे KI की बजाय AgNO3 डाला होता एक पिंच, तो फिर इस सिल्वर आयोडाइड ने नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सिल्वर आयंस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब किया होता। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कॉमन आयन है जनरली उसी को एडजॉर्ब करता है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ सब के ऊपर जो आपका डिस्पर्स्ड फेज था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा इस Ag आयंस की डिपोजिशन की वजह से। मतलब अगर मैं AgI के क्रिस्टल पे अगर KI डालता तो वो I नेगेटिव को अपने ऊपर एडजॉर्ब करता, रिजल्टिंग डिस्पर्स्ड फेज पे नेगेटिव चार्ज आता। लेकिन अगर मैं AgI के क्रिस्टल पे AgNO3 को स्प्रे करता तो Ag आयंस को वो सरफेस पे एडजॉर्ब करता, रिजल्टिंग डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता। तो वही AgI आपको डिस्पर्स्ड फेज विद नेगेटिव चार्ज भी बन सकता था और डिस्पर्स्ड फेज विद पॉजिटिव चार्ज भी बन सकता था। ये सारा का सारा स्टोरी था हाउ आई कैन प्रिपेयर ए कोलॉइड बाई पेप्टाइजेशन, जहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के थ्रू मैंने ये 3 टेक्निक्स आपको बताई कि किस तरह से हम कोलॉइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे मैं कोलॉइड्स को बना सकता हूँ। लाइक जैसे अगर मैं गोल्ड क्लोराइड लूँ और इसको टिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो ये गोल्ड प्लस SnCl4 बना लेता है रादर, जहाँ जो ये गोल्ड आपको दिख रहा है पार्टिकल वो डिस्पर्स्ड फेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जबकि SnCl4 डिस्पर्शन मीडियम की फॉर्म में एक्ट करता है।
अगर मेरे पास आर्सेनिक का ऑक्साइड है और मैं उसके अंदर H2S गैस पास करूं तो ये भी आर्सेनिक सल्फाइड में प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें AS2S3 डिस्पर्स्ड फेज़ की तरह से एक्ट करता है और वाटर आपका यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम की तरह से एक्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं सल्फ़र या फॉस्फोरस लूँ, मुझे पता है वो बेंजीन में अच्छे खासे सोल्यूबल होते हैं, फेयरली सोल्यूबल हैं बेंजीन में, लेकिन अगर उनको मैं वाटर में डालूं तो वो ज़्यादा अच्छे वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते हैं। तो मैं सल्फ़र या फॉस्फोरस को सबसे पहले फेयरली सोल्यूबल सॉल्वेंट बेंजीन में डाल दूंगा और उसके बाद उस मिक्सचर को वाटर के अंदर डालूं, तो इस तरह से सॉल्वेंट एक्सचेंज करके भी मैं इन कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकता हूं। एक्सेसिव कूलिंग भी एक टेक्निक है, लाइक अगर मैं वाटर ड्रॉपलेट्स को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल के एक्सेसिवली कूल करूं तो वहां पे भी मुझे सॉलिड क्रिस्टल्स डिस्पर्स्ड फेज़ की फॉर्म में दिखाई दे जाते हैं। ये सब तरीके जो मैं आपको रिएक्शंस की फॉर्म में दिखा रहा था, वो सब तरीके एक्चुअली रीजेंट्स कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बनाने की टेक्निक्स रही हैं। पेप्टाइजेशन पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा और सॉल्वेंट एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। बाकी ब्रेडिंग मेथड क्या होता है, मेटल्स का किस तरह से बनाते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे चैप्टर में छोटी छोटी बातें ही हैं, क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही आता है। व्हाट इज़ पेप्टाइजेशन, एक्सप्लेन द ब्रेडिंग मेथड। सिल्वर का अगर मुझे डिस्पर्स्ड फेज़ बनाना है, सोल बनाना है, तो कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा, और इस तरह की कुछ बातें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड्स को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है, तीसरा पॉइंट समझा रहा हूं, 3 ही और बचे हुए हैं, बस कोलॉइड खत्म होने वाला है। प्योरिफिकेशन में एक तरीका है डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक है फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक है सेंट्रिफ्यूगेशन। ये 3 मेथड्स 1 बाय 1 समझते हैं इनको। डायलिसिस क्या है, जैसे सपोज करें मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बैग ले लिया और इसके अंदर मैंने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम डाल दिया। मुझे पता है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर आ ही नहीं सकते, वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, वो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल थे वो क्रॉस कर पाते थे। ओके, यहाँ बाहर एक टब में मैंने डिस्पर्शन मीडियम डाल दिया। सपोज करो इधर डिस्पर्शन मीडियम वाटर था, मैंने यहाँ भी वाटर डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं ट्रू सॉल्यूशन साइज़ की, रिमेंबर ट्रू सॉल्यूशन साइज़ की, वो सब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप ध्यान रखिए डिस्पर्स फेज तो बाहर आ नहीं सकता, सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन साइज़ के जो पार्टिकल एज एन इम्प्योरिटी यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे इस बैग से आउट होना शुरू हो जाएंगे। अब इस डिस्पर्शन मीडियम में जैसे जैसे उनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी ट्रू सॉल्यूशन साइज़ वाले पार्टिकल्स की, तो रिस्क है कि वो वापस भी घुस सकते हैं, क्योंकि उनको जाना अलाउड है, आना भी अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वापस नहीं उनको घुसाना चाहता, तो सो व्हाट आई शुड डू, मुझे लगातार यहाँ से डिस्पर्शन मीडियम को पास करना होगा, आउट करना होगा, फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम डालना होगा। ऐसा ना हो कि ये बाहर वाला डिस्पर्शन मीडियम उन छोटे पार्टिकल से सैचुरेट हो जाए और फिर वो अंदर घुसने लग जाए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायलिसिस का। अगर मैं इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दूं यहाँ पे, तो ये पार्टिकल और ज़्यादा फास्टली अपोजिट चार्ज प्लेट्स की तरफ भागने लग जाते हैं, स्पेशली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसी फिनोमिना को बोला है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करके डायलिसिस करना। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी बड़ा आसान सा पॉइंट है। फिल्ट्रेशन का मतलब आप समझते ही हैं, फिल्टर करना, छानना। सी, ये मेरे पास एक कॉनिकल कीप है, कॉनिकल कीप, जहाँ से मैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करूँगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल फिल्टर पेपर रख दिया है।
मुझे पता है कोलोइडल साइज़ के जो पार्टिकल हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस जो हैं, वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। रिकॉल दिस पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन साइज़ के पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी धड़ल्ले से भागेंगे और फिल्टर पेपर से तो भागेंगे ही। कोलोइडल वाले मेम्ब्रेन से तो पास नहीं हो पाते, हाँ फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। सस्पेंशन वाले ना फिल्टर पेपर से पास होते हैं, ना आपकी उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर डाल रखा है। अब अगर मैं उस कोलोइडल को जिसको मैं प्योरीफाई करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से इधर डालूँ तो सस्पेंशन साइज के सारे पार्टिकल फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और कोलोइडल वाले नीचे चले जाएंगे अलोंग विद द ट्रू सॉल्यूशन साइज पार्टिकल। तो आप यूं कह सकते हैं कि सिंपल फिल्ट्रेशन आपके सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स को अलग कर देती है, कोलोइडल और ट्रू वालों को नीचे ले आती है। फिर उसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ तो ट्रू वाले भी मैं अलग कर पाता हूँ, तो यहाँ सिर्फ कोलोइडल वाले प्योर फॉर्म में रह जाते हैं। ये फिल्ट्रेशन का टेक्निक था। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? ये आपका वो फिल्टर पेपर है, देखने पे आपकी कॉपी के पेज जैसा ही होता है। उसके अंदर पोर्स होते हैं, आपको दिखते नहीं हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस फिल्टर पेपर पे अगर मैं कोई सेलुलोज, कोई प्रोटीन रब कर दूं, जिलेटिन रब कर दूं और उसके पोर साइज को रिड्यूस कर दूं, 1-2000 नैनोमीटर साइज के पार्टिकल उसमें से पास ना हो पाए, ऐसा कर दूं, और फिर इसको उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारूं, तो सारे कोलोइडल पार्टिकल यहां रह जाएंगे। अब वो पास नहीं होने दिए। नॉर्मली कोलोइडल फिल्टर पेपर से पास हो जाता था, मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया, फिल्टर पेपर के पोर साइज को रिड्यूस करके फिल्टर किया, तो ट्रू सॉल्यूशन वाले तो पास हो गए, कोलोइडल वाले सब यहीं पड़े रहे प्योर फॉर्म में। तो सस्पेंशन वाले नॉर्मल फिल्टर पेपर से हटा दिए और ट्रू सॉल्यूशन वाले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हटा दिए। और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, बिल्कुल आसान है। स्ट्रांगली शेक करूंगा सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर, तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, लाइटर ऊपर। इम्प्योरिटीज़ अगर लाइटर हैं तो वो ऊपर आ जाएंगी, कोलोइडल नीचे सेटल हो जाएगा, या उल्टा भी इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन था जिससे हम प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइड ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड आप पर्टिकुलरली याद रखिएगा कि किस तरह से हम कोलोइडल्स को प्योरीफाई कर पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। चौथे सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर दोबारा आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, चैप्टर बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बोरिंग ज़रूर है बट आसान भी है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, जो लिखा हुआ है उसी को समझना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड्स क्या हैं? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड में कुछ बातें करूं तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये हेट्रोजीनियस कैरेक्टर के हैं। मोर देन वन फेज इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। वो स्टार्टिंग पे भी बताया था मैंने, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लासिफिकेशन दिखाते हुए कि ये हेट्रोजीनियस कैरेक्टर के होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, 2 फेज तो यही हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप अगर इनके कुछ और कैरेक्टर्स की बात करें तो हालांकि ये क्वाइट स्टेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है, काफ़ी टाइम तक ये एज इट इज़ एग्जिस्ट करते रहते हैं। ये जो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। वही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में पढ़ी हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोवरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सब शो करते हैं। ये हमें उसके लिए यहाँ स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना, सेम वही कहानी है सारी की सारी। मॉलिक्यूलर मास निकालने में, किसी भी डिस्पर्स्ड फेज़ का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत लो होंगी। तो जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर एक अच्छी प्रॉपर्टी रहती है इनके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊं मैं यहाँ पे उसकी, तो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ समझने के लिए, ब्राउनियन मूवमेंट, जो उनमें नहीं होती थी ट्रू सॉल्यूशंस में। एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और है जो हमें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, और ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने पुराने टाइम से पढ़ी है, सुनी है, टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल।
सी हेयर, ये मैंने यहाँ पे पार्टिकल लिया हुआ है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह से जिगजैग मोशन कर रहे हैं। बड़ा साइज़ होता है, तो जैसे ही एक पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल होने लगता है, दूसरा उसको धक्का मारता है, फिर वो ऊपर चल पड़ता है, फिर तीसरा धक्का मारता है वो इधर, इस तरह से वो जिगजैग मोशन जो उसके लार्ज साइज़ की वजह से होता है, उसी जिगजैग मोशन को बोला गया है ब्राउनियन मूवमेंट, जो पार्टिकल्स के साइज की वजह से होता है। और एक है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, टिंडल इफेक्ट, पढ़ाई होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये मान लो मेरे पास यहाँ कोलॉइडल पार्टिकल का कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से लाइट पास करता हूँ तो लाइट का पाथ यहाँ विजिबल हो जाता है। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये जो आपको पाथ दिखाई देता है, ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पाथ आपको दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर ही लाइट का पाथ विजिबल होता है। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है यहाँ, वो लार्ज साइज के पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन साइज के पार्टिकल फिर काफ़ी छोटे पड़ेंगे, वो स्कैटरिंग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे, रिजल्टिंग वहाँ आपको ऐसा कोई पाथ लाइट का बनता दिखाई नहीं देगा। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये कॉमनली हमें दिखाई देता है, और इस तरह से इस पाथ के विजिबल हो जाने का जो प्रोसेस है, उसी को नाम दिया गया है टिंडल इफ़ेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कोलॉइड्स की डिस्कस करेंगे, and that property is electrical properties। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है। पेप्टाइजेशन का केस याद करो, जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप जब कोई सॉल्ट डालते हो तो उस टाइम पे कुछ चार्ज अपीयर होता है डिस्पर्स फेज़ पे। सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट पे बोला सिल्वर प्लस अगर डिपॉजिट हो गया या आई नेगेटिव अगर एड्जॉर्ब हो गया तो डिस्पर्स फेज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेता है। अगेन रिकॉल करें, ये मेरे पास AgI का प्रेसिपिटेट पड़ा था यहाँ पे, मैंने इसके ऊपर Ag प्लस डाला था, तो Ag प्लस डलते ही क्या हुआ था, उसके ऊपर Ag आयंस ने कब्जा कर लिया था, एड्जॉर्ब हो गए थे। ऐसे ही दूसरे पे एड्जॉर्ब हो गए थे, ऐसे ही तीसरे पे एड्जॉर्ब हो गए थे। तो मतलब मैं ये कह रहा था वहाँ पे कि ये जो डिस्पर्स्ड फेज चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। आप याद करो, मैंने यहाँ पे AgNO3 डाला था, तो NO3 नेगेटिव भी यहीं सिस्टम में ही कहीं आया था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उस पर भी कोई चार्ज होता है, और डिस्पर्शन मीडियम होता है उसके ऊपर भी कोई चार्ज होता है। ईयर्स बैक अगर मैं जाऊं तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहा, सम टाइम ऐसा बोलते थे चार्ज होता भी नहीं है, सब टाइम ऐसा बोलने लगे कि चार्ज होता है, सिर्फ डिस्पर्स फेज पे होता है। फाइनल थ्योरी ये है कि डिस्पर्स फेज पे भी चार्ज होता है और डिस्पर्शन मीडियम पे भी होता है, कुछ फिक्स नहीं है। डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्पर्शन मीडियम पे नेगेटिव हो जाएगा। डिस्पर्स फेज पे अगर नेगेटिव है तो डिस्पर्शन मीडियम पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये फाइनल स्टोरी है, और वो हम देख के भी आए हैं ऑलरेडी पेप्टाइजेशन में कि किस तरह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम पे चार्ज आता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोलॉइड पेप्टाइजेशन से ही बनाओ, तो चार्ज की कुछ और वजह भी हो सकती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रिक्शन, ये सब वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज आता है। बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ज की वजह पेप्टाइजेशन ही रहती है, तो हम उसी स्टोरी से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास टर्म आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एक टर्म आती है इलेक्ट्रोओस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मतलब मूवमेंट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ओस्मोसिस मतलब, ये तो आपको पता ही है, हम लोग पढ़ के आए हैं सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? सी हियर, ये मेरे पास, मैं वैसे स्केलेटन दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास कोई डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स हैं। डिस्पर्स्ड फेज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, डिस्पर्शन मीडियम नेगेटिवली चार्ज्ड है, उल्टा भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो मैंने यहाँ डिस्पर्शन मीडियम बोला, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने लग जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज्ड डिस्पर्स्ड फेज नेगेटिव प्लेट की तरफ भागने लग जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए जाने पे इस तरह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ भागना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले पुराने टाइम में एक टर्म यूज हुआ करती, कैटाफोरेसिस।
भाई कैटायंस जो हैं वो मूव करेंगे। ऐसा समझा जाता था कि डिस्पर्स फेज सिर्फ कैटायन ही होता है और वही मूव करता है अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ, बट बाद में मॉडिफिकेशंस हुई तो कहा गया कि ये कैटाफोरेसिस नहीं है, एक्चुअली कैटायन या एनायन कुछ भी हो सकता है। तो कैटायन भी अपोजिट प्लेट की तरफ जा सकता है, अगर एनायन है तो एनायन भी जाएगा। रादर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों पे चार्ज है, दोनों अपने से अपोजिट प्लेट की तरफ मूव करेंगे ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी फिनोमिना का नाम था इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक और टर्म देखें आप, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये मैंने एक यू शेप की ट्यूब ली, इसके अंदर मैंने वो कोलोइड भर दिया, कोलोइड सॉल्यूशन, और यहाँ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बैग लगा दिया है, एक ऑब्स्टेकल समझ लीजिए, रबड़ सा बांध दिया इसको यहाँ पे एज इट इज़। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, तो जी जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होंगे यहाँ पे, वो तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा ही नहीं सकते अपोजिट प्लेट की तरफ। सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम विल बी अलाउड टुवर्ड मूव टुवर्ड अपोजिट चार्ज प्लेट। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम अलाउड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने पे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। उस फिनोमिना को बोला गया है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये दो हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिंपली मूवमेंट है इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाने पे, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम अलाउ किया जाता है अपोजिट प्लेट की तरफ जाने के लिए। नोट द डिस्पर्स्ड फेज। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पॉइंट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन कोलॉइड्स को कोएगुलेट किया जा सकता है, कैसे कोएगुलेशन से रोका जा सकता है, और ये सब बातें जितनी भी मैं बता रहा था अभी तक आपको, सोल के बारे में बता रहा था, इमल्शन के बारे में भी इन ब्रीफ थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। गुड बाय।